हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं करंट अफेयर के उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा जनगणना 2027 के एक न्यूज़ आ रही है और उसके बाद कुछ नई सीनियर सिटीजन के लिए न्यू पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा लाने की बात चल रही है। उसके बाद भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में BESS की भूमिका क्या है और IMEC पर जो मध्य पूर्व संकट है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली न्यूज़ है नेक्स्ट सेंसस टू कंक्लूड बाय मार्च 2027 सेज गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो सेंसस जो जनगणना पेंडिंग कुछ सालों से चली आ रही है उसको अब 2027 में कराने की बात चल रही है। चर्चा में क्यों है न्यूज़। भारत सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि अगली जनगणना मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी। ये जनगणना जो हर 10 साल में आयोजित की जाती है देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब समय समय पर कुछ ऐसे आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं जिससे देश की जनसंख्या के बारे में पता चलता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या चल रही है भारत में, और महत्वपूर्ण जो स्टेटस होते हैं जैसे कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं या क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं, रोज़गार कितना है। तो ये सभी आंकड़े जनगणना से इकट्ठे किए जाते हैं। पिछली जनगणना 2011 में शुरू हुई थी, मतलब 11 में हुई थी और 2021 में होने वाली जनगणना जो वो कोविड 2019 महामारी के दौरान उसको डिले कर दिया गया था। कोविड 2019 महामारी जब आई थी 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोविड के कारण वो कैंसिल हो गई थी। जनगणना 2027 की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले प्लानिंग और डिज़ाइन क्या किया जाएगा। जनगणना प्रश्नावली तैयार की जाती है, मतलब कौन कौन से प्रश्न लोगों के घर में जाकर पूछें उनको पूरा एक प्लान करके तैयार किया जाता है जिसमें जनसंख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य सामाजिक आर्थिक मानदंडों से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रश्न समकालीन जरूरतों और नीतिगत आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए। प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर ट्रेनिंग दी जाती है। लाखों गणनाकारों को जो गणना करते हैं और सुपरवाइज़र को प्रशिक्षित किया जाता है। बाकायदा एक ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें समझाया जाता है कि कैसे जनगणना करनी है। ये लोग आमतौर पर कौन कौन होते हैं, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं जिसमें टीचर्स होते हैं या स्थानीय स्तर पर नियुक्त कर्मी होते हैं। क्षेत्रीय मानचित्रण, देश को छोटे छोटे गणना खंडों में बांटा जाता है ताकि हर क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से कवर किया जा सके। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी प्लानिंग को कोई काम किया जाए, तो पूरा प्लानिंग के साथ ये जनगणना की जाती है। 2 चरणों में डाटा संग्रह किया जाएगा। पहला चरण होगा आवास सूची को लेकर हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगी पहले जो चरण में। इस चरण में घरों और उनके उपयोग जिसमें आवासीय वाणिज्य की जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसमें घरों की स्थिति कैसी है, सुविधाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि पानी, बिजली, शौचालय और संपत्ति कितनी है, और इसमें टीवी, वाहन आदि की जानकारी शामिल होती है। यह चरण आमतौर पर जनगणना के कुछ महीने पहले शुरू होता है। दूसरा चरण होता है जनसंख्या गणना, जिसमें पॉपुलेशन की जाती है, उसको काउंट किया जाता है। इस चरण में व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जाती है, जैसे कि आयु कितनी है, लिंग क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है या अनमैरिड, शिक्षा मतलब कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, धर्म कौन सा है, जाति, अगर जाति लागू हुई तो। अब इस बार में एक ये भी न्यूज़ आ रही है कि इस बार जाति जनगणना भी की जाएगी। अगर जाति जनगणना की गई तो जाति पूछी जाएगी, अदरवाइज धर्म ही पूछा जाएगा। और रोज़गार कौन सा, मतलब रोज़गार उसको प्राप्त है क्या नहीं, ये व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है। गणनाकार घर घर जाकर या डिजिटल प्लेटफॉर्म, अगर डिजिटल जनगणना की बात हुई तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तैयार किया जाएगा, उस पर डाटा इकट्ठा, मतलब डाटा फिल करना होगा हर एक व्यक्तियों को, तो उसके माध्यम से डाटा एकत्र करते हैं। एक निश्चित संदर्भ तिथि की जाती है, यानी कि रेफरेंस डेट होती है और जिसके आधार पर जनसंख्या की गिनती होती है। मतलब कि एक तारीख तय की जाएगी कि इतनी डेट तक जितना भी डेटा इकट्ठा हो गया उसकी पूरी काउंटिंग की जाएगी और उससे ये जनगणना कंप्लीट होती है। अब देखिए इसमें डिजिटल और तकनीकी एकीकरण की भी बात चल रही है। डिजिटल जनगणना, संभावना है कि इस बार डिजिटल जनगणना की जाएगी।
2027 की जनगणना में डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग होने की संभावना है। पिछली बार की तरह स्वगणना के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हो सकता है, जहां लोग अपनी जानकारी स्वयं ही दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप और GIS हो सकता है। गणनाकारों को मोबाइल ऐप और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि डेटा संग्रह और सत्यापन अधिक सटीक हो। आधार एकीकरण की ये भी संभावना है। आधार नंबर या अन्य पहचान प्रणालियों का उपयोग डाटा सत्यापन के लिए हो सकता है, हालांकि यह गोपनीयता और कानूनी दिशा निर्देशों के अधीन होगा। अब देखिए, डेटा संकलन और सत्यापन मतलब वेरीफाई कैसे होगा। गणनाकार प्रत्येक परिवार से संपर्क करते हैं और प्रश्नावली के आधार पर जानकारी इकट्ठा करते हैं। सुपरवाइजर डेटा की गुणवत्ता और सटीकता की जांच करता है। डेटा को डिजिटल रूप में संकलित किया जाता है और केंद्रीय डेटाबेस में भेज दिया जाता है। डेटा विश्लेषण और प्रकाशन होगा, ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। एकत्रित डेटा को संसाधित यानी कि प्रोसेस्ड एंड विश्लेषित एनालाइज्ड किया जाता है। प्रारंभिक जनसंख्या आंकड़े कुछ महीनों में जारी किए जाते हैं, मतलब शुरुआत के जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कुछ महीनों में उनको जारी किया जाता है। जबकि विस्तृत रिपोर्ट जो बड़ी रिपोर्ट होती है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या डेटा, वो बाद में उसको प्रकाशित किया जाता है। यह डेटा नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और सामाजिक आर्थिक योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि कोई भी सामाजिक आर्थिक योजना या संसाधनों को कैसे बांटना है, तो उनके लिए ये सारा डाटा नीतियां बनाने के लिए यूज़ होता है। चुनौतियां और नवाचार क्या है इसमें। अब देखिए, जनगणना में भी कुछ चुनौतियां आने की संभावना है। चुनौतियां क्या हो सकती हैं कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में पहुंच होगी, मतलब पहुंच बनाना मुश्किल है जो कि दूर के क्षेत्र हैं। भाषाई विविधता हो सकती है, मतलब भाषा के आधार पर कुछ डेटा में गड़बड़ी या कुछ भी हो सकता है। और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं। नवाचार भी एक चुनौती, मतलब नवाचार क्या किया जाएगा इसमें। डिजिटल तकनीक आने की संभावना, जिसमें मोबाइल ऐप और स्वगणना पोर्टल प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद करते हैं। 2027 की जनगणना का महत्व क्या होगा। ये भारत की 17वीं जनगणना होगी और पहली बार पूरी तरह डिजिटल हो सकती है। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि यह डिजिटल जनगणना होगी। यह जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, सामाजिक आर्थिक रुझानों को समझने में मदद करेगी। यह डेटा नीति निर्माण और शिक्षा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अब देखिए, हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी न्यूज़ है गवर्नमेंट टू ब्रिंग न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन। मतलब कि गवर्नमेंट जो है न्यू नेशनल पॉलिसी लेकर आने की सोच रही है सीनियर सिटीजन्स के लिए। द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सेज डिस्कशंस फोकस्ड ऑन हाउ द ड्राफ्ट पॉलिसी शुड रिफ्लेक्ट द डेमोग्राफिक रियलिटीज़ ऑफ इंडिया एज इट हेड्स इनटू द फ्यूचर। मतलब कि ये सोशल मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये पॉलिसीज़। ये आपको याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो न्यू नेशनल पॉलिसी सीनियर सिटीजन्स के लिए आई है वो कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आएगी, तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री लेकर आएगी इसको। चर्चा में क्यों है। वरिष्ठ नागरिकों पर एक नई राष्ट्रीय नीति केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास मसौदा चरण में है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को सामाजिक न्याय मंत्री जो हैं वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इसके कुछ विवरणों पर चर्चा की गई है। 4 जून को इस पर चर्चा हुई है कि न्यू पॉलिसीज़ लेकर आने की बात चल रही है। संभावित नई नीतियां और पहलें क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली है मुफ्त यात्रा योजना की संभावना है। कुछ स्रोतों के अनुसार सरकार 15 जून 2025 से वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 वर्ष से अधिक होते हैं, सीनियर सिटीज़न कौन होते हैं, जो कि बड़े होते हैं, मतलब कि 60 वर्ष से अधिक हो, उनके लिए ट्रेन, बस और चुनिंदा घरेलू उड़ानों में मुफ्त या रियायती यात्रा की योजना शुरू कर सकती है। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों की गतिशीलता, स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए। हालांकि कुछ रिपोर्ट में इसे गलत बताया जा रहा है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी की जानी है। मतलब ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये मुफ्त यात्रा योजना शुरू करने की संभावना है।
रेलवे टिकट में छूट की बहाली। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे टिकट में छूट, जैसे कि पुरुषों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 50%, उनको फिर से शुरू करने की संभावना है। ये सुविधा कोविड-19 के दौरान बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद इसे दोबारा लागू करने की मांग बढ़ रही है। पेंशन योजना में वृद्धि हो सकती है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा की गई है। उदाहरण के लिए 60-70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन को 2500 रुपये और 70 वर्ष से अधिक के लिए 3000 रुपये प्रति महीना करने की प्रस्ताव रखा गया है। ये योजना विशेष रूप से बीपीएल परिवारों या कम आय वाले बुजुर्गों के लिए है। मतलब हर व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हर वरिष्ठ व्यक्ति के लिए। ये खास तौर पर जो बीपीएल कार्ड होते हैं, बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए या कम आय वाले जो वरिष्ठ बुजुर्ग हैं, मतलब वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की जाएगी। उड़ीसा में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 80% से अधिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा भत्ता 3500 रुपये तक बढ़ाया गया। मतलब उड़ीसा में इसको जो पेंशन आप बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का भत्ता होता है, तो इसको 3500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य और बीमा सुधार करने की बात हो रही है। नीति आयोग ने 2024 में अपनी रिपोर्ट रखी थी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पेंशन सुधारों को लागू किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में विशेष स्वास्थ्य बीमा उत्पाद विकसित करने और आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों का मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की बात शामिल की गई है। निजी अस्पतालों को शामिल करके मुफ्त स्वास्थ्य जांच और विशेष शिविरों की योजना भी प्रस्तावित है। आवास नीति लागू करने की बात हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 2025 में नई आवास नीति शुरू की है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी, कम कर और वरिष्ठ अनुकूल आवास परियोजनाओं की सुविधा शामिल है। यह नीति रिटायरमेंट गृह खरीदने के इच्छुक बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो रिटायरमेंट घर हैं उनको खरीदने के लिए जो बुजुर्ग इच्छुक हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है आवास नीति। कर राहत की योजना। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना करने और बैंक ब्याज पर टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक करने की घोषणा की गई है। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को केवल पेंशन और ब्याज आय होने पर आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। मतलब कि उनके लिए कर राहत में भी कर की छूट प्रदान की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें 8.2% जो वार्षिक ब्याज दर है अप्रैल-जून 2025 के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश का सुरक्षित विकल्प प्रदान किया जा रहा है। हाल के अपडेट्स में मृत सरकारी कर्मचारियों, जिसमें 50 वर्ष से अधिक के पति पत्नी को भी इस योजना में निवेश की अनुमति दी गई है। अब देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और स्कीम लाने की बात चल रही है। डिजिटल समावेशन की स्थिति के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसमें कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी होगी, क्योंकि हर एक जो बुजुर्ग है ना, वो इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं कि वो डिजिटल सिस्टम को चला सके। नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कई वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल उपकरण, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण की कमी है। डिजिटल विभाजन हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट उपकरणों की सीमित उपलब्धता के कारण वरिष्ठ नागरिक डिजिटल सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। जागरूकता की कमी हो सकती है। केवल 12% वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 या डिजिटल सेवाओं के बारे में जानते हैं। मतलब सभी वरिष्ठ नागरिकों में जागरूकता नहीं है, सिर्फ 12% ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। मौजूदा और प्रस्तावित पहलें क्या क्या हैं, मतलब अभी प्रेजेंट में कौन सी पहल चल रही है, कौन सी स्कीम, और आगे कौन कौन सी प्रस्ताव रखे गए हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 से चल रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसमें डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी भी शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रासंगिकता क्या है? यह कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को
बांटने का केंद्र है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, जिसमें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय लेन देन तक पहुंच मिल सके। और आपको अगर पता हो तो आजकल ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया कि जो भी स्वास्थ्य सेवा चाहिए या पेंशन चाहिए तो उनको ऑनलाइन, मतलब सारा कुछ ये ऑनलाइन मिलता है। तो एल्डर लाइन जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर, जो ये नंबर दिया हुआ है 14567, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत निवारण, स्वास्थ्य सलाह और कानूनी सहायता में प्रदान करती है। यह वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने में मदद करती है। मतलब जो एल्डर लाइन है ये 14567 ये नंबर है जो ये वरिष्ठों के लिए इसको जारी किया गया है, जिसमें वो अपनी कोई भी शिकायत का समाधान करवाने के लिए या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सलाह लेनी हो, कानूनी सहायता लेनी हो तो इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 में इस नीति का लक्ष्य 2030 तक, मतलब इसको प्रस्ताव इसका रखा गया कि 2030 तक सभी नागरिकों को 4G और 90% आबादी को 5G कनेक्टिविटी प्रदान करना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या लाभ होगा? बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी से वरिष्ठ नागरिक ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधा, जिसमें ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन और डिजिटल भुगतान, UPI, सरकारी पोर्टल तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं। पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, 10 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इंटरनेट सुविधा मिलेगी। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 में ये मसौदा, इसका ड्राफ्ट नियम डिजिटल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अक्सर डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? डेटा मिलने का अधिकार है, जिससे वरिष्ठ नागरिक अपने व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित कर सकते हैं। सहमति प्रबंधक, जो डिजिटल इंटरैक्शन में उपयोगकर्ता की सहमति को प्रबंधित करता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल अनुभव मिलता है। ध्रुवा और डिजिपिन क्या है? डाक विभाग की ध्रुवा नीति, जिसके फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, और डिजिपिन डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसका लक्ष्य हर नागरिक को एक अद्वितीय डिजिटल पता प्रदान करना है, मतलब कि एक जो यूनिक डिजिटल पता हो वो प्रदान करना इसका लक्ष्य है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या लाभ होगा? ये नीति डिजिटल सेवा, जिसमें ई-कॉमर्स, वित्तीय सेवाएं, टेलीमेडिसिन को वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाने में मदद करेगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पारंपरिक पते की कमी होती है, मतलब एक समस्या आती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशिष्ट उपाय किए गए हैं कुछ। डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण हो सकता है। सरकार और गैर सरकारी संगठन वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष डिजिटल साक्षरता कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, जिसमें स्मार्टफोन, UPI, ऑनलाइन सरकारी पोर्टल का उपयोग सिखाया जाता है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज जिसे बोलते हैं, इस पहल के तहत स्टार्टअप्स को वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल समाधान, जिसमें मोबाइल ऐप्स और टेलीमेडिसिन उपकरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सहज डिजिटल इंटरफेस, सरकारी पोर्टल्स और ऐप्स, जिसमें युवाओं को वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें स्थानीय भाषाओं में सामग्री, सरल इंटरफेस शामिल है। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ विशिष्ट उपाय किए गए हैं, जिसमें डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण हो सकता है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन हो सकता है, कुछ ऐप्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेल्प दी जाएगी, सहज डिजिटल इंटरफेस हो सकता है। अब देखिए भविष्य की संभावनाएं क्या क्या हैं। नई नीति की आवश्यकता हो सकती है। नीति आयोग और अन्य निकायों ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशिष्ट डिजिटल समावेशन की नीति तैयार होनी चाहिए, जो कि उनकी डिजिटल साक्षरता, डेटा सुरक्षा और सेवा पहुँच पर केंद्रित हो। साइबर सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान और सरल साइबर सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है। सहायक तकनीक, इसकी भी संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल उपकरणों को उनकी शारीरिक और संज्ञानात्मक ज़रूरतें, जैसे कि बड़े फ़ॉन्ट, वॉइस असिस्टेंट के रूप में डिज़ाइन करने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये भविष्य की कुछ संभावनाएं हैं। तो अब देखिए हमारा अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो ये है रोल ऑफ BESS इन शेपिंग इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब कि इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए BESS का क्या रोल है।
तब देखिए ये चर्चा में क्यों है न्यूज़। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें सौर और पवन ऊर्जा, उसके एकीकरण और ग्रिड स्थिरता को सुनिश्चित करने में। भारत ने 2023 तक 50% बिजली उत्पादन और गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसमें BESS एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में उभर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण किया जा रहा है। अस्थिरता को कम करना, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, इसके क्या क्या प्रभाव है। अस्थिरता ऊर्जा को कम करना, सौर और पवन ऊर्जा की प्रकृति परिवर्तनशील है और जो मौसम, समय और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। BESS के अलावा ऊर्जा को स्टोर करके बाद में उपयोग के लिए उपलब्ध कराता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की विश्वसनीयता बढ़ती है। पीक लोड प्रबंधन क्या है। BESS दिन के पीक घंटों में स्टोर की गई ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसमें ग्रिड पर दबाव कम होता है और ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध रहती है। अब देखिए ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीयता क्या है। ग्रिड स्थिरता क्या है। BESS ग्रिड में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है, जिसमें बिजली आपूर्ति जो होगी वो स्थिर रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर बिजली ज़्यादा कहीं पर कम, तो उसको बैलेंस किया जाएगा। यह नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण को संभव बनाता है। कटौती में कमी हो सकती है। BESS नवीकरणीय ऊर्जा की बर्बादी को कम करता है, जैसे कि जब सौर या पवन का उत्पादन मांग से अधिक होता है। अब देखिए नीतिगत समर्थन और योजनाएं क्या हो सकती हैं। राष्ट्रीय ढांचा क्या है। 2023 में भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जारी किया, जो कि BESS की तैनाती के लिए आवश्यकता और रणनीति को रेखांकित करता है। एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया था, जो कि बैटरी एनर्जी जो भी सेविंग सिस्टम है उसके लिए ज़रूरी था। वाइबिलिटी गैप फंडिंग, VGF वाइबिलिटी गैप फंडिंग, ये सरकार ने 2031 तक, मतलब ये सारी योजनाएं हैं, ये 2031 तक 4000 मेगा वोल्टेज BESS परियोजनाओं के विकास के लिए 9400 करोड़ की योजना शुरू की है, जिसमें पूंजी लागत 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। मतलब 9400 करोड़ की एक योजना शुरू की है, जो कि 2031 तक उसका लक्ष्य रखा गया है, और इसमें जो पूंजी की जो भी लागत होगी उसकी 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। पहली व्यावसायिक परियोजना है ये होगी दिल्ली में। भारत का पहला व्यावसायिक उपयोगिता सत्र BESS 20 मेगावाट से 40 मेगावाट आर 2025 में शुरू हुआ, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा। ये परियोजना ऊर्जा आपूर्ति को और विश्वसनीय बनाएगी। तो ऐसा ही योजना शुरू की गई है 2025 में। अब देखिए क्षमता इसकी क्या रहेगी और भविष्य की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो मार्च 2024 तक भारत की स्थापित बेस क्षमता 219.1 मेगावाट आवर थी। वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2031 तक जो भारत की ऊर्जा भंडारण क्षमता है वो 336 गीगावाट तक पहुंच सकती है। मतलब इसकी उम्मीद की जा रही है, जिसमें बेस का बाजार 18 से 19% CAGR की दर से बढ़ेगा। 2027 तक एक लक्ष्य रखा गया है इसका। मार्कम इंडिया के अनुसार 2027 तक 1.6 गीगावाट स्टैंड अलोन बेस पर 9.7 गीगावाट नवीकरणीय परियोजनाओं के साथ भंडारण क्षमता जोड़ी जाएगी। तो ये भविष्य की संभावनाएं रखी गई है। एक लक्ष्य रखा गया कि 2031 तक इतना हमारा टारगेट है और 2027 तक इतना टारगेट है। इसके अलावा और क्या लाभ हो सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। बेस जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। ऊर्जा आर्बिट्रेज, बेस कम लागत पर ऊर्जा स्टोर करके और उच्च मांग के समय उपयोग करके लागत बचत करता है। इलेक्ट्रिक वाहन समर्थन 2030 तक 30% तक वाहन बिक्री को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए 34 गीगावाट 136 गीगावाट आर बेस की आवश्यकता होगी। तो इलेक्ट्रिक वाहन समर्थन की बिक्री को बढ़ाने का एक
टारगेट रखा गया 2030 तक। अब देखिए इसके प्रमुख उदाहरण और कंपनियां क्या कौन कौन सी हैं। क्लोक्री BESS, दिल्ली में BRPL की 20 मेगावाट और 40 मेगावाट BESS परियोजना भारत की पहली व्यावसायिक BESS है जो ऊर्जा क्षेत्र में एक नए मानक स्थापित कर रही है। तो ये पहली कंपनी है दिल्ली में, भारत की पहली। निजी क्षेत्र की भूमिका क्या है इसमें। चैंसोल इंजीनियरिंग, ओरियाना पावर एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां BESS के विकास में अग्रणी हैं जो सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के साथ एकीकृत हैं। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी आएंगी। चुनौतियां देखिए हर काम में आती हैं, तो इसमें कौन सी चुनौतियां रहेगी। उच्च लागत की कमी मतलब हो सकती है चुनौती। BESS की स्थापना रख रखाव की लागत अभी भी बहुत ज़्यादा है जिसके लिए सरकारी सब्सिडी और नवाचार की ज़रूरत होगी। तकनीकी सीमाएं हो सकती हैं। लिथियम आयन बैटरी पर निर्भरता और अन्य वैकल्पिक तकनीकों की कमी, ये भी एक चुनौती है। ग्रिड एकीकरण, बड़े पैमाने पर BESS को ग्रिड में एकीकृत करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना जरूरी है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मिडल ईस्ट क्राइसिस could pose an obstacle to India मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर MEA ऑफिशियल। तो मिडल ईस्ट क्राइसिस जो हैं वो IMEC को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में न्यूज़ आ रही है। चर्चा में क्यों है ये न्यूज़। वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया में चल रहे जो संकट है उसका भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC पर प्रभाव पड़ सकता है जिससे इसकी प्रगति में देरी हो सकती है। तो IMEC क्या है, जो कि भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप को रेल और समुद्री सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़ने का एक परियोजना है। तो आप मैप में भी देख सकते हैं भारत को जो बाकी देश हैं उनके साथ जोड़ने की एक परियोजना है। उसको कई भू राजनीतिक और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके सामने बहुत सी चुनौतियां आ रही हैं। संकट के कारण और IMEC पर क्या प्रभाव होगा। क्षेत्रीय अस्थिरता पहला संकट तो यही है। गाज़ा संकट, जैसे कि आपको पता है गाज़ा में जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है और मध्य पूर्व में इजराइल सऊदी अरब के बीच तनावपूर्ण संबंध ने IMEC की प्रगति को प्रभावित कर दिया है। मतलब कि जो मध्य पूर्व में इजराइल और सऊदी अरब के जो आपसी तनावपूर्ण संबंध है वो बढ़ते जा रहे हैं जिससे IMEC की जो भी प्रगति है उसको मतलब इफेक्ट पड़ रहा है। विशेष रूप से अगर देखा जाए सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्यकरण की संभावनाएं कम हो रही हैं और इस परियोजना के लिए आवश्यक सहयोग जो है जटिल हो गया। मतलब जितना सहयोग चाहिए सभी देशों का उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है। भू राजनीतिक तनाव ये भी एक कारण है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष जैसे कि रूस यूक्रेन संकट और ईरान सऊदी अरब के बीच तनाव IMEC के लिए एक अनुकूल महत्वपूर्ण बनाने में बाधा डाल रहे हैं। ये तनाव क्षेत्रीय सहयोग को कमज़ोर करते हैं और इस गलियारे के लिए महत्वपूर्ण है। तुर्की का विरोध किया जा रहा है। तुर्की के द्वारा IMEC तुर्की को बाईपास करता है जिससे तुर्की में चिंता बढ़ रही है। तुर्की का मानना है कि ग्रीस और अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद इस परियोजना को प्रभावित कर सकते हैं। वैकल्पिक गलियारों का क्या प्रभाव है। चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक योजना है जैसे कि INST IMEC के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्रीय अस्थिरता जो है IMEC को कमज़ोर कर रहा है जबकि अन्य गलियारे मजबूत हो सकते हैं। तो मतलब कि जो मिडिल ईस्ट में अभी वेस्ट और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उससे बहुत प्रभाव पड़ सकता है। अब इसकी प्रगति और प्रयास क्या। हालांकि IMEC में कुछ प्रगति हुई है। भारत और फ्रांस के बीच हाल की बैठकों में इस परियोजना का सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने मध्य पूर्व संकट को एक संभावित बाधा के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित सचिवालय या मुख्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। IMEC क्या है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। IMEC है ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा
इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो है एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या है, भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार कनेक्टिविटी को आपस में बढ़ावा देना है। ये परियोजना कब बनाई गई थी? G20 शिखर सम्मेलन 2023 में इसको अनाउंस किया गया था, जिसमें भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप शामिल हैं। IMEC का लक्ष्य एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग स्थापित करना है जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखता हो। IMEC प्रगति क्या है? प्रारंभिक समझौते और ढांचा कैसा था? IMEC की घोषणा के बाद भारत, UAE, सऊदी अरब और अन्य भागीदारी देशों ने परियोजना के लिए एक रूपरेखा तैयार की। इसमें रेल, समुद्री मार्ग, सड़क नेटवर्क और ऊर्जा पाइपलाइनों का विकास शामिल है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें भागीदारी देशों ने परियोजना के लिए प्रतिबद्धता जताई है। भारत और फ्रांस ने हाल ही में IMEC के लिए सहयोग बढ़ाने पर एक मीटिंग की है और जिसमें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया है। भारत UAE समझौते कैसे हैं? भारत और UAE ने IMEC के तहत लॉजिस्टिक्स और पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई द्विपक्षीय समझौते किए हैं। UAE ने जेबल अली पोर्ट को IMEC का एक प्रमुख केंद्र बनाने की योजना है। रेल और सड़क नेटवर्क, सऊदी अरब और जॉर्डन में रेल नेटवर्क के विकास पर प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरू हो चुके हैं। यह गलियारा मध्य पूर्व देशों को भारत के मुद्रा और कांडला पोर्ट से जोड़ेगा। ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी, IMEC हरित हाइड्रोजन पाइपलाइन डेटा केबल्स को शामिल करने की योजना है, जिसके लिए तकनीकी अध्ययन शुरू हो चुके हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स, कुछ छोटे पैमाने पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे कि भारत, सऊदी अरब के बीच समुद्री मार्गों पर लॉजिस्टिक्स सुधार होंगे। तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, हाँ जूम करके, तो आप देख सकते हैं कि भारत के जो पोर्ट्स हैं उनको बाकी जो मध्य पूर्व तक, जो मध्य एशिया है उन तक पहुंचाने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये देखिए इतने सारे देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो अब इसमें क्या है कि जो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है वो इसके लिए एक खतरा हो सकती है। इसमें चुनौतियां और देरी क्यों हो रही है? पश्चिम एशिया संकट है, जो गाजा संकट और इजरायली सऊदी अरब के बीच सामान्यीकरण की कमी ने परियोजना को प्रभावित किया है। क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण निवेश और सहयोग में देरी हो रही है। वित्तीय और तकनीकी बाधाएं आ रही हैं। IMEC की अनुमानित लागत 20-25 बिलियन डॉलर है और फंडिंग के लिए एक स्पष्ट योजना अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाई है। तकनीकी चुनौतियां, जिसमें रेल और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकरण भी समय ले रही है। मतलब कि आपसी सहमति की कमी बन रही है, जिसकी वजह से ये देरी होती जा रही है। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, तुर्की ने IMEC का विरोध किया है क्योंकि यह परियोजना तुर्की को बाईपास करती है। इसके अलावा चीन की BRI और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रूस ईरान समर्पित इंटरनेट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से प्रतिस्पर्धा भी एक चुनौती है। अब देखिए IMEC जो है इसको लागू किया गया, लेकिन इसके साथ ही दो कॉम्पिटिटिव जो मतलब कि चुनौतियां हैं, एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना की है, दूसरी है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इनके साथ इनको कम्पीट करना पड़ रहा है। लॉजिस्टिक्स और समन्वय क्या है? विभिन्न देशों के बीच नियम, मानकों और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का समन्वय जटिल है। इसके लिए एक समर्पित सचिवालय की स्थापना करने की बात चल रही है। हाल की प्रगति क्या है? अभी भारत की सक्रियता, भारत ने IMEC को अपनी विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा मान लिया। विदेश मंत्रालय ने परियोजना को गति देने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित की है। यूरोपीय संघ का समर्थन, यूरोपीय संघ ने IMEC को अपनी ग्लोबल गेटवे पहल के साथ जोड़ा है, जिससे यूरोप में इस परियोजना के लिए समर्थन बढ़ा है। सऊदी अरब की रुचि है इसमें। सऊदी अरब ने अपनी विजन 2030 योजना के तहत IMEC को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव के कारण जो प्रगति है वो धीमी है।
आने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं आईएमईसी के लिए? 2025 के अंत तक आईएमईसी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने की योजना चल रही है, जिसमें लागत, समय रेखा और तकनीकी विवरण शामिल होंगे। मतलब कि कितनी लागत आएगी इस परियोजना को स्टार्ट करने में, समय रेखा मतलब समय सीमा क्या रहेगी, कितने समय में बनकर तैयार होगा, तकनीकी विवरण क्या होगा इसका, पूरा इसको एक वो रूपरेखा तैयार की जा रही है। भारत और सऊदी अरब के बीच 2026 में एक उच्च स्तरीय बैठक प्रस्तावित है। मतलब 2026 में एक बैठक होगी जिसमें आईएमईसी की प्रगति की समीक्षा करी जाएगी। गलियारे के कुछ हिस्से जैसे कि भारत यूएई समुद्री मार्ग को 2027 तक लागू करने का मतलब लक्ष्य रखा गया है। भारत आईएमईसी को प्रभावी कार्यान्वयन की ओर कैसे ले जा सकता है? मतलब भारत का इसमें क्या रोल हो सकता है? आईएमईसी की तैयारी के लिए घरेलू बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। भारत पश्चिम एशिया में धीमी प्रगति की इस अवधि का उपयोग अपने बंदरगाह जैसे कि मुंद्रा गुजरात में, कांडला भी गुजरात और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई में मतलब नई मुंबई को मजबूत करने, आईएमईसी नोड्स के साथ आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से बेहतर एकीकरण के लिए घरेलू रसद को उन्नत करने, भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए कर सकता है। मतलब कि भारत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से भारत का अगर बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तो आईएमईसी का जो कार्यान्वयन वो प्रभावी हो सकता है। व्यापार प्रक्रिया का मानकीकरण करना होगा। आईएमईसी के तहत कुशल सीमा पार व्यापार के लिए सभी सदस्य देशों को कागजी कार्रवाई को न्यूनतम करने और देरी को कम करने के लिए भारत यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जैसे कि ढांचे को अपनाने की आवश्यकता है। लचीले बुनियादी ढांचे की ओर भारत टिकाऊ, जलवायु लचीले और भू राजनीतिक रूप से अनुकूलनीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए गुणवत्ता बुनियादी ढांचे के निवेश के G20 सिद्धांतों को अपनाने के लिए आईएमईसी देशों का नेतृत्व कर सकता है। यह दृष्टिकोण ग्रीन ब्रांड एंड टिकाऊ वित्त के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसे कि पीपीपी जो नियम है और निजी पूंजी को आकर्षित कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय बजट पर दबाव कम होगा। मतलब ये सार्वजनिक निजी भागीदारी इसके लिए जरूरी है। क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को बढ़ाना होगा। भारत आईएमईसी के आतंकवाद, समुद्री डकैती और साइबर खतरों को बचाने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की ओर खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के माध्यम से मजबूत सुरक्षा संबंधों पर जोर दे सकता है। मतलब कि भारत जो है उसको आईएमईसी को आतंकवाद से बचाने के लिए, समुद्री डकैती ना हो और जो साइबर खतरे उनसे बचाने के लिए जो बनाया गया है IORA और खाड़ी सहयोग परिषद एक बनाया गया है GCC, तो उसके माध्यम से मजबूत सुरक्षा संबंधों पर ध्यान देना होगा। तकनीकी एकीकरण को बढ़ावा देना होगा। भारत एकीकरण भुगतान इंटरफेस आधारित भुगतान प्रणाली, समुद्र के नीचे केबल, 5G अवसंरचना को बढ़ावा देकर ई-कॉमर्स, फिनटेक और और स्मार्ट सिटी पहल इनका समर्थन करना होगा। आईएमईसी के साथ डिजिटल विभाजन को कम करते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी में अग्रणी हो सकता है। मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं ये खाड़ी सहयोग परिषद है यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं परिषद में? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरब। तो ये सभी शामिल हैं इसमें। तो ये इंडेक्स दिया हुआ है जीसीसी का, ई परफॉर्मेंस इंडेक्स है 22 का। अब देखिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, आप देख सकते हैं ये 97 में बनाई गई थी। इसमें इतनी सारी कंट्रीज शामिल हैं। अगर इसके हम चेयर पर्सन की बात करें तो श्रीलंका है, और अगर वाइस चेयर की बात करें तो इंडिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये रहा इंडियन ओशियन है, तो इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। भारत भी है, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव्स, इधर सारे जो खाड़ी देश है वो भी शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये एक रिम बनाया गया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है। तो अब देखिए भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं।
IMEC की सफलता क्षेत्रीय स्थिरता, वित्तीय समर्थन और भागीदारी देशों के बीच सहयोग पर निर्भर करती है। मतलब अगर इसको सफल करना है तो क्षेत्रीय स्थिरता होनी चाहिए, वित्तीय समर्थन मिलना चाहिए, भागीदारी देशों के बीच सहयोग होना चाहिए जो देश इसमें भागीदारी कर रहे हैं। यदि पश्चिम एशिया में संकट कम होता है और इजराइल सऊदी सामान्यकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो IMEC को गति मिल सकती है। मतलब कि अगर पश्चिम एशिया में जो संकट बढ़ रहा है, हाल के देशों में जो छोटे छोटे युद्ध, छोटे तो नहीं बड़े युद्ध चल रहे हैं, तो अगर उन सभी में स्थिरता आ सकती है तो IMEC बहुत अच्छे से चल सकता है। मतलब इसका बहुत अच्छे से काम शुरू हो सकता है। भारत इस परियोजना को अपनी वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहा है। तो भारत देख रहा है कि हमें अपनी जो वैश्विक आर्थिक रणनीतिक स्थिति है उसको अगर हमें मजबूत करना है तो IMEC को एक बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इसको एक सफल परियोजना के रूप में लागू करना होगा। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है अपनी आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक स्थिति को अच्छा मतलब मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक जो हमने द हिंदू में देखे। तो मिलते हैं हम अपने कल के नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।